नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने से शुरुआत करेंगे, जहां पर एमसीएक्स पे 2 हफ्तों के हाईज पर यहां पर भाव हैं और 61,000 रुपए के ऊपर हमने यहां पर प्राइसेस को अब कंसोलिडेट होते हुए भी देखा है। वहीं अगर कॉमेक्स की बात की जाए तो यहां पर $2,000 पर आउंस के ऊपर के लेवल्स अब होल्ड कर रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाले समय में सोने में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर क्या ट्रेंड्स और इन्फ्लेशन डेटा से पहले और बाद में किस तरह की मूवमेंट रह सकती है, और साथ ही अब ये चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी है कि भाव 65,000 के पार दिवाली से पहले चले जाएंगे। क्या है यहाँ पर ट्रेंड्स और इंडियन मार्केट्स में ज्वेलरी बाइंग को लेकर अब यहाँ पर क्या पैटर्न्स हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील, जेम फाइनेंशियल्स के जय पुरोहित, साथ ही जेजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आशीष पेठे हमारे साथ हैं, और पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गाडगिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सोने के प्राइसेस पर ही पहले व्यू ले लेते हैं। और जय, आपको क्या लगता है जो करंट लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से क्या रेंज बन सकती है? इन्फ्लेशन डेटा का कितना असर हम प्राइसेस पे पड़ता हुआ देखेंगे? देखिए, ओवरऑल तो जो सेंटीमेंट है गोल्ड के लिए वो काफी पॉजिटिव है, और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग लास्ट क्वार्टर में हुई है लगभग 230 टन की, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले काफी अच्छी है। डॉलर इंडेक्स भी लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। सो ये फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है, और अब जो डेटा आ रहा है उसकी वजह से लग रहा है कि फेड भी जो रेट हाइक है उसको पॉज करेगा। डेफिनेटली आज जो सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं उसकी वजह से थोड़ा इंट्राडे वॉलेटिलिटी जरूर रहेगा, और वो वॉलेटिलिटी में अगर सोना लगभग 61,000 के करीब आता है तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। 60,700 के स्टॉप लॉस से बाइंग करके चलना चाहिए। अपसाइड में 61,800 तक के लेवल हम लोग आने वाले 1 से 2 दिन में देख सकते हैं, और जो ओवरऑल आउटलुक है वो पॉजिटिव है। 64 से 65,000 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 3 से 4 महीने में देख सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है, क्या ये बाइंग लेवल्स अभी बनते हैं या डिप्स की वेट यहाँ पर करनी चाहिए? जय जी, थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। 61,000 अगर आता है तो वो अच्छा लेवल है इंट्राडे बाइंग के लिए, और 60,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। राइट। आप कैसे देखते हैं बीरेन जी, और आपकी यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, एंड साथ ही साथ चांदी पर अब यहाँ पर क्या व्यू है प्राइसेस के हिसाब से? मैं डेटा का इंतजार करूंगा ओके। के साथ आए, क्योंकि डेटा सरप्राइज काफी आ रहा है अमेरिका से। तो टेम्पररी मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के लिए कॉमेक्स के टर्म में 2090 का जो टॉप या तो जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होता है या नहीं। फिलहाल की रेंज 2020-2070 की मान सकते हैं कॉमेक्स के टर्म में, और इंडियन टर्म्स में 60,800 61,800 की मान सकते हैं। सिल्वर में थोड़ा हल्का सा शॉर्ट बायस ट्रेड है विद टाइट स्टॉप लॉस 70,700 के, मीन 77,700 के आसपास शॉर्ट, और 78,400 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड टारगेट 76,500 का। 1-2 दिन का ट्रेड है ये। तो एब्सोल्युटली डेटा जिस तरह से आता है उसकी उठापटक तो यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन डायरेक्शनल कॉल्स अब भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ही हैं। आशीष, अब हम शुरू से कहते रहे कि कुछ कंसोलिडेशन आएगी, उसके बाद ही हम यहाँ पर खरीदारों को बाजार में लौटता हुआ देखेंगे। अब 60,000 के ऊपर प्राइसेस रुक गए हैं, $2,000 के ऊपर प्राइसेस हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या बायर्स अब बाजार में आना शुरू हुए हैं? गुड इवनिंग। जैसे आपने देखा था कि जब कभी भी न्यूज आया था, सोना एक बार 2000 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंसिस्टेंटली नीचे नहीं जा पा रहा था, और वापस एट एनी स्मॉल ट्रिगर वापस सोना ऊपर आ रहा था। तो मुझे भी लगता है ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो लगभग खत्म होने को आया है, और अब जो भी नया ट्रिगर आएगा वो पकड़ के सोना फर्स्ट 2050, फिर 2080, और आगे चल के 2150 तक जाने की मुझे उम्मीद लग रही है। यानी कि तेजी यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। 2050 के स्तर इमीडिएट हैं जो हमने बनते हुए देखे भी हैं अप्रैल के महीने में, और वो अगर तोड़ता है तो 2080 2150 तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हम पहले यहाँ पर सिटी से भी बात कर रहे थे, और उनका अंदाजा ये है कि अगर 2100 के लेवल टूटते हैं तो वो 2400 तक के स्तर भी यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखते हैं, यानी कि काफी बुलिशनेस यहाँ पर अभी बाकी है।
और जब हम तेजी की बात कर ही रहे हैं तो बर्थडे बॉय को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ सौरभ गाडगिल हैं। सौरभ, आपको अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपने तो जोरदार पार्टी की है ओवरनाइट में काउबॉय काउ गर्ल थीम के साथ, और उसके बाद भी आप यहाँ पर आए हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही मानेंगे कि आपकी सेल्स अच्छी हो, स्टोर्स बहुत सारे खुलें और बहुत सारे सोने में आप यहाँ पर खेलें। थैंक यू मनीषा जी। तो सौरभ, किस तरह की पार्टी रही और किस तरह का आज का दिन जा रहा है आपका? मुझे लगा ये साल गोल्ड में पार्टी रहेगी। जैसे अभी आशीष ने कहा कि गोल्ड तेजी में है और गोल्ड ऊपर ही जाएगा, और हर ज्वेलर के लिए ये साल एक अच्छी पार्टी रहेगी क्योंकि सबके पास सेल्स अच्छी दिख रही है। कंज्यूमर ने ये लेवल एक्सेप्ट किया है 60,000 का। तो मेरे हिसाब से ये अच्छे ट्रेंड्स है। इंडिया कंजम्पशन स्ट्रांग है, तो ये एक अच्छा साल गोल्ड के लिए रहेगा। और जैसे अभी पिछले साल से कह रहा हूँ कि लोगों का गोल्ड में इंटरेस्ट बना है, और अगले 2 साल तक ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, बैंकिंग सेक्टर की हो, रशिया वॉर की हो, इन्फ्लेशन हो, ये चलते गोल्ड में एक अच्छी तेजी दिखने को मिलेगी और स्ट्रांग कंजम्पशन रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये साल पूरे पार्टी का ही साल है। गोल्ड में कंज्यूमर्स की तरफ से, ज्वेलर की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से हर एक खुश रहेगा। और मनीषा जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे बर्थडे की शुभकामनाएं दी, विशेष दी। और अगले साल में कोशिश में मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप खुद आएंगी विश करने के लिए। एब्सोल्युटली सौरभ, मेरा वो प्लान है यहाँ पर, मैं छुट्टी लेकर भी वो पार्टी अटेंड करने जरूर आऊंगी। थैंक यू। आशीष, आज जैसे सौरभ कह रहे हैं कि पार्टी ही है यहाँ पर, और क्लियरली अब तक तो यहाँ पर पार्टी ही है सोने में। जिस तरह की हमने तेजी प्राइसेस में आते हुए देखी है, जिस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर लोगों ने कमाए हैं और प्राइस मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आप कहेंगे करंट लेवल्स भी बुरे नहीं हैं खरीदने के लिए, स्पेशली जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग साइडलाइंस पे वेट कर रहे हैं? जो ज्वेलरी या उनके घर में शादी है उनको खरीदारी करनी है तो वो बाय ऑन डिप्स का पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। और जो घर में ज्वेलरी जो भी लेता है, शादियों में लेता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करता है। तो अभी समझो 200-300 रुपए का थोड़ा मंदी या तेजी आता है तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो इफेक्ट नहीं करेगा। उनको जब भी शादियों के लिए खरीदारी करनी है, वो 8-15 दिन में जो भी लोएस्ट भाव होगा उसमें उनको खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके हमने देखा है कि जब कभी भी 20,000 का रेट आया तो 10,000 वापस नहीं आया है, 40 का तो 30 नहीं आया। वैसे अभी 60 आया तो वापस 55-50 का रेट कभी नहीं आने वाला है। तो 60 के आसपास, 61 के आसपास उनको अच्छा भाव मिलता है, तो आगे शादियों की खरीदारी उनको कर लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। पिछले साल 50 के भाव थे और इस बार हमने 61 भी निकलते हुए देखा है, तो क्लियरली वो लेवल्स यहाँ पर बहुत जल्दी आते हुए नजर नहीं आते। और जैसे आशीष कह रहे हैं कि वो लेवल्स आपको शायद देखने को भी नहीं मिलेंगे, तो खरीदारी हर लेवल पे लेके चलें। पिछले साल लोगों को लग रहा था कि 50 बहुत हाई है, बहुत महंगा है, सोना नहीं खरीदा जा सकता, और अब यहाँ पर हम 60 के ऊपर भी प्राइसेस के लिहाज से बैठे हैं। सौरभ, आप कैसे देखते हैं बाइंग? क्योंकि काफी समय से ये बातचीत चल रही है कि सोने के प्राइसेस में चाहे बहुत वॉल्टिलिटी हो, लेकिन लोगों का ध्यान यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी की तरफ गया है, क्योंकि वहां पर भी हमने गेन्स बनते हुए देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट में लाइट वेट ज्वेलरी, एवरीडे ज्वेलरी की खरीदारी बनती हुई नजर आई है। मिलेनियल्स की तरफ से भी हमने यहाँ पर गोल्ड बाइंग बनते हुए देखी है। क्या पैटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अब इस साल के लिए? मेरे हिसाब से इस साल में डायमंड डिमांड बहुत स्ट्रांग ही रहेगी। जो पिछले साल डायमंड ज्वेलरी में बहुत अच्छी डिमांड दिखी थी, और ये साल में देखे, अप्रैल मई देखे तो ये साल डायमंड की डिमांड बहुत अच्छी लग रही है। लोगों में डायमंड के तरफ रुझान बढ़ रहा है। डायमंड के एंट्री पॉइंट की तरफ लोग एंटर कर रहे हैं। तो 1 लाख से ऊपर की ज्वेलरी डायमंड में बहुत अच्छी बिक रही है। लेकिन ये साल, जैसे मैंने कहा, साल गोल्ड का ही रहेगा, क्योंकि हर एक आदमी को आज के तारीख में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में सेफ्टी मतलब गोल्ड ऐसा इक्वेशन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड ये साल पूरा साल चमकेगा, और हर लेवल का कस्टमर गोल्ड में एंट्री करेगा। जैसे आपने कहा कि मिलेनियल्स है, मिडिल एज कंज्यूमर्स है, सीरियस शॉपिंग है, लाइट वेट शॉपिंग है, कैजुअल है, हर तरह की शॉपिंग दिखेगी। और ज्वेलर के पास ये हर तरह के जेवरात रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आशीष ने कहा, वेडिंग शॉपिंग है जो ये साल बड़ी हो रही है। लोग धूमधाम में शादियां मना रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेगमेंट रहेगा। सेल्फ गिफ्टिंग या गिफ्टिंग टू नियर वन, ये एक सेगमेंट अच्छी बढ़ रही है, जिसमें लाइट वेट ज्वेलरी, ऑफिस वेयर ज्वेलरी का अच्छा कंजम्पशन हो रहा है। मिलेनियल्स में इसमें एंट्री कर रहे हैं। प्योर गोल्ड हो, बार्स हो, ये भी लोग खरीद रहे हैं।
तो ये साल सोने का ही साल रहेगा मेरे हिसाब से, और हर कैटेगरी में अच्छी डिमांड रहेगी। और डायमंड भी ये साल वापस पिछले साल से आगे चला जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो लोगों को लग रहा था मार्च एंड में कि अरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो अभी फियर दूर हो चुका है। और ये साल प्राइसेस ऊपर ही रहेगी, भले वो गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, डायमंड की हो, और अच्छी डिमांड दिखेगी। और मुझे लग रहा है कि पिछले साल से ज्यादा भी सेल इस साल हो सकता है। ऑलराइट, यानी कि एक पकड़ यहाँ पर बाजार में बहुत जल्दी लौटते हुए नजर आएगी। मैं एक सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहती हूँ, आशीष जी और सौरभ आपसे भी। सौरभ, आपसे पहले जान लेते हैं, इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या रुझान है फिलहाल यहाँ पर? क्या डिजाइन्स की तरफ ज्यादा तवज्जो है या फिर एक्सपेंशंस, न्यू स्टोर्स? कैसे देखते हैं आप ये साल एज एन इंडस्ट्री? मेरे हिसाब से एक्सपेंशन तो इस साल बहुत दिखने को मिलेगा। काफी चेन स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, अलग अलग रीजन्स में एक्सपेंशन कर रहे हैं, टियर 2 टियर 3 में जा रहे हैं। तो ये तो ट्रेंड चलता रहेगा ये साल में। और डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, डिजाइन और टोटल सर्विस, क्योंकि अभी मेकिंग चार्जेस, डिस्काउंट, इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं रहा है। अभी फोकस है ज्वेलरी, उसका ब्रांड, उसकी वैल्यू प्रॉमिस, आफ्टर सेल्स। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और एक पूरा कंज्यूमर एक्सपीरियंस, जो आपकी जर्नी है वो ज्वेलर के साथ, अगर वो जर्नी में आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप वहीं पे टिके रहोगे, वरना आपके पास ऑप्शंस बहुत है। तो ये साल मेरे हिसाब से डिजाइन सर्विस का साल रहेगा, लेकिन आपको एक्सपेंशन दिखने को मिलेगी। लोग करंट स्टोर में ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे, डीपर जाएंगे। और चेन स्टोर के प्लान्स तो मेरे हिसाब से बहुत एम्बिशियस है। तो ये साल मिक्स रहेगा, बड़े बड़े ब्रांड एक्सपेंशन दिखेंगे करते। तो मिडिल ब्रांड्स है, जो सिटी बेस्ड ब्रांड्स है, वो ज्यादा डीप जाएंगे अपने खुद के बिजनेस में। और ओवरऑल जो शॉपिंग एक्सपीरियंस कंज्यूमर्स का है वो इस साल बहुत ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से। उसमें एआई है, टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा और एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड है कंज्यूमर्स के लिए। एब्सोल्युटली। आशीष, आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एआई, मेटावर्स की बातें अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगी हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के बीच में। और फिर जैसे सौरभ कह रहे हैं, डिज़ाइन, सर्विस, कंज्यूमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस साल में। आप इसमें क्या ऐड करेंगे? सही कहा सौरभ जी ने। एक्चुअली ये जो ट्रेंड है पिछले 5 से 10 सालों से चलते आ रहा है जी। जब से हॉलमार्किंग ज्यादा प्रचलित हो गया, तब से क्वालिटी का जो प्रॉमिस था वो ज्वेलर के हाथ से निकल के बीआईएस के हाथ में चला गया है। तो ज्वेलर के हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिजाइन देता है, उसका ब्रांडिंग कैसे करता है, सर्विस लेवल्स क्या होती है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है कंज्यूमर को। इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ने से जो कंज्यूमर है वो भी ज्यादा एजुकेटेड हो गया है। कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस ऑलमोस्ट 70 to 80% घर पे या नेट पे हो जाता है, और लास्ट का 15-20% डिसीजन वो स्टोर में हो जाता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का जो इंडस्ट्री का जो मूवमेंट है वो ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा, ऐसा मेरा मानना है आगे 1-2 सालों में। जब मैं बिजनेस में आया था तब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सिर्फ 2% था, आज लगभग 40% या 40% के ऊपर चला गया है। और एक बार ये मोमेंटम आने के बाद इसका स्पीड मेरे हिसाब से आगे चल के बढ़ेगा। जो स्मॉल सिंगल स्टोर वाले हैं वो रीजनल चेन बन जाएंगे, रीजनल चेन्स नेशनल चेन बनेंगे, और ऐसे ये जो प्रोफेशनलाइजेशन होगा ये भी चलते जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड डायमंड का जो रुझान है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा हूँ, और हमें एक नजर सीवीडी की तरफ भी रखना चाहिए। ऑलराइट, तो अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी हमारे दोनों ही ज्वेलर्स हमें बताते हुए। जस्ट एक चीज आशीष जी, आपने कहा कि जब आपने इंडस्ट्री एंटर करी थी तो 2% ऑर्गेनाइज था, ये कौन सा साल था? I joined in 1995. Okay. Like in the earliest noted number is 2%, which was around 10-15 years back. ऑलराइट, तो यानी कि उसके पहले उसको ट्रैक भी नहीं किया जा रहा था। ऑफ कोर्स आशीष जी, यानी कि 20-25 साल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और आने वाले समय में हमारे दोनों ही ज्वेलर्स मानते हैं कि एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजाइन, सर्विस, कस्टमर्स, क्रेडिट्स, ये सभी कुछ हम यहाँ पर इस मार्केट में आता हुआ देखेंगे। और गोल्ड ऑफ कोर्स ऑन द टॉप ऑफ चार्ट्स है, चाहे रिटर्न्स आप देखें या फिर इन कंपैरिजन टू अदर एसेट क्लासेस भी देखें। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। सौरभ, आपका भी, और एक बार फिर आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जुड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ वापस और उनसे जानेंगे कि उनके आगे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अब क्या कहती हैं। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। उसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन। के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखते हैं। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। आपका स्वागत है और बिग ब्रेकिंग यहाँ पर क्लियरली जीरे की तरफ से आती हुई, जहाँ पर एक नित नए हाईज हम बनता हुआ देखते रहते हैं और अब तो हमने 49,000 के लेवल्स भी यहाँ पर निकलते हुए देखे। तो ऑल टाइम हाई पर जीरा यहाँ पर फिर से। बीरेन जी, ये ऐसी एक कमोडिटी है जहाँ पर हमने कोई रेस्ट, रिस्पाइट, करेक्शन, पुल बैक देखा ही नहीं है। इसमें फिजिकल मार्केट भी काफी वाइब्रेंट लग रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी रिजिलिएंट लग रही है। मींस नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि भाई हाई प्राइस किल हाई प्राइस, बट अभी भी ऑलमोस्ट प्राइस 15,000 से 45,000 50,000 के नीचे के नजदीक जाने के बावजूद भी डिमांड रेशनिंग अभी तक नहीं देखा गया है इसमें। और चाइनीज डिमांड थोड़ी ज्यादा सुनने में आता है। मे भी 2 साल के लॉकडाउन के बाद ये पेंट अप डिमांड होगी। तो फिलहाल तो फिजिकल भी और फ्यूचर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 3 महीने में जो कमोडिटी 50% तक बढ़ जाए बीरेन जी, क्या उसमें करेक्शन देखने को मिलेगी या फिर आपको लगता है कि हम 50 की तरफ और उसके आगे भी निकलेंगे? ये टेक्निकल सेंस में ये पैराबोलिक मार्केट है जिसमें हम वर्टिकल बुल मार्केट जिसको कहते हैं। तो इसी मार्केट में नॉर्मली सेलिंग क्लाइमेक्स के रूप में जब भी तेजी पूरी होती है तब ऐसे स्वरूप में होती है। तो शायद ये अचानक इसमें काफी डीप करेक्शन आएगा।
बट एज ऑफ नाउ तो ये मार्केट अभी भी आगे जाएगा। अगर इलियट वेव को मैं जैसे थोड़ा रेफरल देखता हूं तो 50,500 53,000 समथिंग कहीं टारगेट्स इसमें इलियट वेव के हिसाब से प्रोजेक्शन आ रहे हैं। ऑलराइट, यानी कि 50,000 या 53,000 तक भी यहाँ पर स्तर चढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और जैसे बीरेन जी ने कहा कि एक वर्टिकल रन अप हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है और आप देख सकते हैं 3.5% की तेजी फिलहाल भी यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर हमने आते हुए देखी है, लेकिन अभी भी लेवल 48,300 के आसपास। बीरेन जी, बाकी एग्री कमोडिटीज में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? यहाँ दूसरा रनअप टर्मरिक में थोड़ा अच्छा देखा गया पिछले कुछ समय से जी। तो यहाँ भी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कहीं करेक्शन में 7100 के आसपास मिले तो मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। यहाँ 8,8200 देख सकते हैं। और तीसरा जो ऑइलसीड पैक में शायद केस्टर बॉटम आउट हुआ है, इसमें हल्की सी रिएक्शन रैली आया है, तो यहाँ शायद 6,000 के आसपास चुन कॉन्ट्रैक्ट बाई किया जा सकता है 5850 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 6300 रख सकते हैं। ऑलराइट, तो बाइंग यहाँ पर कैस्टर और टर्मरिक में आपको करके चलनी है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एग्री में है। नॉन एग्री में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हमने मेटल्स में जरूर आते हुए देखा है। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन अब बाजार इन्फ्लेशन डेटा से पहले थोड़ा सा चौपी है। ज्यादातर मेटल्स में मुनाफा वसूली है। क्या आप इनको बाइंग स्ट्रैटेजीज के तौर पर देखेंगे? देखिए, मेटल ओवरऑल थोड़ा सुस्त ही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम कोई भी डायरेक्शन में होगा, तो एक रेंज बाउंड ही ट्रेड करना चाहिए मेटल्स में। और कॉपर ओवरऑल देखेंगे तो पूरे मेटल पैक में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था और अभी भी मुझे लग रहा है कि वहां पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो कॉपर्स में थोड़ा डिप पे बाइंग करके चल सकते हैं। ये जो डिप आया है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। 742 743 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 737 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 752 से 755 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 1-2 दिन में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एक पोजिशनल बाइंग कॉल यहाँ पर कॉपर में उभरती हुई ऊपरी स्तर यहाँ पर शायद फिर बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो है क्रूड में अब यहाँ पर क्या सेंस है, बिकॉज 2-3% की मूवमेंट अब रोजाना आम बात होती हुई नजर आई है। आज तो ये आधे से 1% की गिरावट है, इसमें क्या करने की राय है? देखिए, क्रूड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में ये एक 75 से $78 के बीच में ब्रेंट ट्रेड करना चाहिए। अगर एमसीएक्स की बात करें तो ये रेंज होगा लगभग 5,900 से 6,100 के बीच में। तो 5,950 के करीब आता है तो क्रूड फ्यूचर्स बाइंग करके चलना चाहिए। अच्छा एक बाइंग लेवल बनेगा वहां पे। 5,900 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 6,100 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। सो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है। ओवरऑल जो सेटअप है वो पॉजिटिव है क्रूड के। ऑलराइट, जय, गैस में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अब? और बाजार को ऐसा लगता है कि जैसे ही हम यहाँ पर जून, जुलाई या अगस्त में जाएंगे तो गर्मियों की एयर कंडीशनिंग डिमांड का फायदा गैस उठाती हुई नजर आएगी एज ऑफ नाउ, लेकिन क्या करें? देखिए, एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में ही है। दो नीचे में 160 165 का काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, बट अपर लेवल्स पे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर बन रहा है। सो अभी अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर्स है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज इतना जो कंजक्शन है उससे अभी तक बाहर निकला नहीं है, बट डेफिनेटली अगर लोअर लेवल्स तक फिर से करेक्शन आता है 170 168 लेवल वहां पे आता है तो पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं। 160 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 205 रुपए का एक इमीडिएट हर्डल है एनजी फ्यूचर्स के लिए। फेयर पॉइंट दैट। जाते जाते बीरेन जी, एक और सेक्टर जहां पर आपकी राय लेना चाहेंगे वो है गुआर, क्योंकि मौसम को लेकर इतनी सारी बातें अब यहां पर होने लगी हैं। क्या गुआर उसका फायदा उठाता हुआ दिखा है? ये प्रॉक्सी वेदर कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर अभी जो अल नीनो की चिंता है वो रियली मटेरियलाइज होगी तो गुआर चलना शुरू होगा। तो मैं इस पे वॉच बनाए रखा हूँ। और आप यहाँ पर शॉर्ट देने की राय नहीं देंगे? आप कहेंगे आप वॉच बनाया मतलब कम, लेकिन बेच के ना चलें? नहीं, शॉर्ट नहीं करेंगे। ये पूरे साल की अप टू दिवाली तक मैं शॉर्ट्स बायस नहीं हूँ इसमें। ऑलराइट, तो ओके, वेट एंड वॉच करें, खरीद के काम करें, लेकिन एक एल निनो वेदर प्रॉक्सी यहाँ पर बन सकती है, लेकिन बेच के यहाँ पर फिलहाल काम नहीं करना है। इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बीरेन जी, जय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर आवाज समाचार लेकर आएंगे।